आप देखते हैं हर दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कभी ये बयान कि अब तो बात बस बनने ही वाली है, होर्मुज़ खुलने ही वाला है, और फिर अचानक कुछ देर बाद उन्हीं की तरफ से ये बयान कि ना बात बन नहीं रही है और अब तो पहले से भी ज्यादा घातक हमला होगा, नामो निशान मिटा देंगे, ईरान को सबक मिलेगा, ऐसा कि पीढ़ियां याद रखें। ये सब जो बोला जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये सब कुछ स्वाभाविक है, सब कुछ बस जैसा आपको घटता दिखाई देता है बस वैसा ही होता है, उसके पीछे कोई और मंशा नहीं होती है क्या? यही आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आज के घटनाक्रमों पर निगाह डाल लीजिए ताकि आपको आज के घटनाक्रमों को जो मैं कह रहा हूं उससे रिलेट करने में आसानी रहे। जरा देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ दोहा पहुंचे हैं, विदेश मंत्री अरागची भी दोहा पहुंचे हैं और शांति वार्ता पर चर्चा के लिए उनकी यहां पर आमद हुई है। फॉक्स न्यूज के हवाले से यह खबर है कि अरागची और कालीबाफ यहां पहुंचे हैं और इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि कैसे स्थितियों को शांति की तरफ ले जाने के लिए बातचीत हो सके, इसलिए वो यहां दोहा पहुंचे हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कतर, दोहा न जाने कितनी क्रिटिकल मानी जाने वाली स्थितियों में वार्ता का केंद्र रहा है। क्या यहीं जाकर ये वार्ता कल्मिनेट होगी और शांति की तरफ पहुंचेगी, या वो जो हम होते हुए देख रहे हैं, कभी इसके लिए इस्लामाबाद चर्चा में होता है और कभी अब कतर चर्चा में है, बस उससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। नेतन्याहू ने माना कि ट्रंप पर कोई असर नहीं है, ईरान के मामले में ट्रंप पर कोई असर नहीं है, ईरान पर फैसला ट्रंप खुद ले रहे हैं। इजरायली अधिकारी से नेतन्याहू ने कहा। रॉयटर्स को इजरायली अधिकारियों ने फिर यह बात बताई। असल में इस संदर्भ में था कि क्या नेतन्याहू ट्रंप की सोच को शेप कर रहे हैं। इस पर जो जवाब था वो ये है कि खुद ट्रंप इस बारे में फैसले ले रहे हैं और ईरान के मामले में ट्रंप जो सोच रहे हैं उस पर कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर कोई असर नहीं हो रहा है, ईरान के मामले में ट्रंप पर कोई असर नहीं है, ईरान पर फैसला खुद ट्रंप ले रहे हैं। इजरायली अधिकारियों को यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री ने बताई और फिर इजराइल के इन ऑफिसर्स ने रॉयटर्स को यह बात बताई। इस तरीके से दुनिया में ये इंफॉर्मेशन आम हुई है। अब क्या वाकई ऐसा है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, या ये बात कहनी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि नेतन्याहू जैसा चाह रहे हैं ट्रंप को वैसा करना पड़ रहा है? लेकिन वर्ल्ड एट लार्ज में अगर वो खुद ये कहते हुए सुनाई देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को लेकर ऑफेंडेड हो जाएं, इसलिए इस बात को दोहराकर कहा गया कि नहीं, ये तो उनके अपने फैसले होते हैं। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी, फारस की खाड़ी के ऊपर एक्टिव 5 अमेरिकी टैंकर्स। ये तस्वीरें देखिए जरा, यहां 5 अमेरिकी टैंकर्स एक्टिव, टेल अवीव से उड़ान भरकर ईरान की तरफ बढ़े ये विमान। लड़ाकू विमानों में हवा में ईंधन भरने की बड़ी तैयारी। अमेरिका का ईरान के बेहद अंदर तक हमले का प्लान है, इस वजह से ये तैयारी, ये तैनाती चल रही है, ये बिल्डअप लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब अमेरिका की तरफ से कोई नई तैनाती, नई तैयारी के बारे में आप ना सुन रहे हो। एक तरफ डील की बात की जा रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बात बन जाएगी, और दूसरी तरफ एडियोस जैसी बातें कही जा रही हैं, अलविदा वाले ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्रूथ सोशल पर बातें कही जा रही हैं। और कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां हैं, क्या इसीलिए हैं कि ये उहापोह, सशोपंज, ये असमंजस लगातार चल रहा है और वो सरफेस पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, या ये सब एक स्क्रिप्टेड मामला है? कब इन बातों को दिखाना है कि ये चीजें फेलियर की तरफ जा रही हैं, कब इन बातों के बारे में ये संकेत देना है कि ना लगता है बात बन जाएगी, और इस तरीके से दुनिया में एक भ्रम की स्थिति अपने फायदे के लिए बनाए रखनी है? क्या है स्थिति, आपको हमारे एक्सपर्ट्स आगे समझने में मदद देंगे। लेकिन उससे पहले खबर देख लीजिए। ईरान को अमेरिका के आगे झुकना ही होगा, शर्तें नहीं मानी तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पर नई वार्निंग। ट्रंप की वार्निंग के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ा। यहां पर बहरहाल ये भी देख लीजिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब ये तो बॉम्ब्स पर भी लिखा जाने लगा है। ये ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप जो लिखते हैं, अब देखिए जरा, बॉम्ब पर लिखकर भी वो इसको पोस्ट कर रहे हैं। यहां उन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और आप देख रहे हैं ये खतरनाक बॉम्ब जो है फाइटर जेट पर लगा हुआ, उस पर ये सब लिखा हुआ है। और यहां यही बताने की कोशिश है कि चीजें लगता है बन नहीं रही हैं, बिगड़ रही हैं, और अब ईरान को ये नतीजे भुगतने पड़ेंगे। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले आज की चर्चा में हमारे साथ हैं।
हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जानते हैं चीजें कहाँ क्या हो रही हैं और उनके असली मतलब क्या है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, डिप्लोमेसी, राजनय और असल में युद्ध के मैदान और राजनय के बीच में जो संबंध होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। आशीष सिंह, डिफेंस जर्नलिस्ट, बहुत सारी खबरें जो इस समय किसी और के पास नहीं, आशीष के जरिए आप तक पहुंचती है। ट्रंप के बयानों से बाजार में गजब की उथल पुथल देखने को मिलती है। ट्रंप पर मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप हैं। डील की चर्चा से कच्चा तेल 6% सस्ता हुआ। तो ये लगता है कि जब उनको ये करना होता है कि मार्केट में अब कच्चा तेल बहुत बढ़ चुका, अब उसको नीचे जाना चाहिए, तभी वो अचानक एक ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं दुनिया को कि हॉर्मुज़ खुलने वाला है, ईरान के साथ बात बनने वाली है, और तभी ये कच्चा तेल जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और दुनिया में ऑप्टिमिज्म के तरीके से, और आप जानते हैं मार्केट सेंसिटिव होते हैं इस तरह की खबरों के लिए, और अचानक उसमें आप देखते हैं असर। और तभी जब वो कह देते हैं कि ना 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 अब तो हमला करना ही पड़ेगा, फिर आप देखते हैं क्रूड अचानक भागता है। क्या ये सब किया जा रहा है इसलिए ताकि अपनी जेबें भरी जा सकें, और क्या दुनिया में क्राइसिस को लाद कर अपनी जेबें भरने की ये कोशिश चल रही है? ये हम समझेंगे, लेकिन जरा आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब क्या अटेंशन है कार्तिकेय काले साहब? ये किधर जा रही है बात? बनने की तरफ जा रही है, बिगड़ने की तरफ जा रही है, किधर जा रही है? देखिए, मेरे ओपिनियन में बहुत पहले से ही ये है कि जो पोजीशंस दोनों कंट्रीज ने ले रखी हैं उन पे जो मध्यस्थता है वो बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरीके का प्लान हमको सुनाई दे रहा है, कई जगह से आ रहा है कि देयर इज़ अ 60-डे विंडो, 60-डे विंडो में एक बारी एक जेनरिक प्लान बनेगा, वो जेनरिक प्लान धीरे धीरे स्पेसिफिक होगा। तो देखिए, एक्चुअली जो है मेरे विचार से ये केवल एक बड़े से पानी में, गहरे पानी में एक तरह से आप वो डाल रहे हैं कि किसी तरह से कोई मछली फंस जाए। इस प्लान में कोई एक्चुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस प्लान में कोई एक्चुअली स्टेप्स नहीं है जिसके हिसाब से वो आगे जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे कोई डिस्कशंस आगे बढ़ नहीं रहे हैं। यस, लोग अपनी अपनी डिप्लोमेसी के लिए इधर उधर जा रहे हैं, जैसे आपने बोला ईरान से भी अभी जो पॉलिटिकल बिगविग्स हैं वो गए हुए हैं, वो ओमान जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पर जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है इस एग्रीमेंट का वो कहीं बाहर नहीं आ रहा है। जेनरिक फ्रेमवर्क कि हाँ भाई हम एग्री कर गए हैं, वो तो पिछले 15-20 दिनों से बातचीत चल रही है, उसके आगे वो बढ़ नहीं रहा है। एंड सबसे बड़े जो अटकने वाले पॉइंट्स हैं, जैसे इजराइल का पार्टिसिपेशन, हिजबुल्लाह और लेबनान की जो अभी इस समय लड़ाई चल रही है और लेबनान में इजराइल का जो अटैक चल रहा है, वो साथ में वेरियस अदर इश्यूज, स्पेशली द न्यूक्लियर व्यू पॉइंट, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो देखिए, विदाउट एनी क्लैरिटी द डील इज नॉट लाइकली टू मूव। ये बातें बड़ी होती रहेंगी परंतु कुछ एक्चुअल जमीन पे काम नहीं होगा। और तो उसका रिजल्ट नहीं है। ये जो अभी आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये यहाँ कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक गहरे पानी में कांटा डालकर लोग बैठे हुए हैं, मछली फंस नहीं रही है और फंसेगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई इस तरह के माकूल हालात बने नहीं है। तो क्या जब बनी नहीं रही है बात, तो कम से कम जेब गर्म कर लें? क्या ये वाली कोशिशें भी चल रही हैं? प्रोफेसर अमिताभ, आपके पास ये लेकर आऊंगा, लेकिन जरा उससे पहले ईरान से डील और धमकी, ये ट्रंप की बिजनेस स्ट्रैटेजी है क्या? क्योंकि ट्रंप, आपको याद होगा, वो तो खुलेआम अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट पर, आपको याद होगा जब वो टैरिफ लगा रहे थे फिर कुछ से हटा रहे थे, तो एक बार सीधे सीधे कह चुके हैं कि बाइंग एट दिस टाइम वुड बी वेरी प्रॉफिटेबल। तो वो तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि इस समय खरीद लो, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या वो इसीलिए ये सब चक्कर घिन्नी मचा रहे हैं? अब यहां पर देखिए, जरा आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं तारीख के साथ। 23 मार्च 2026 सीज फायर 5 दिन के लिए बढ़ा, ये उन्होंने ट्रुथ सोशल पर आकर अनाउंस किया। यहां हुआ क्या उसकी वजह से तेल के सौदे जो हैं उनमें ये आपने देखा कि उनके दाम नीचे आने शुरू हो गए थे। S&P फ्यूचर में भी इसका असर दिखाई दिया था। तेल के दाम 10% तक डिप कर गए थे और 2.5% तक S&P 500 में भी आपको देखने को मिला था, असर आया था। ऐलान से 16 मिनट पहले $580 मिलियन का तेल का कारोबार हुआ था, और ट्रंप पर आरोप यह था कि तनाव बढ़ाकर वो तेल की कीमतें बढ़ाते हैं और फिर शांति की बातें करके दामों को गिरा देते हैं और इस दौरान प्रॉफिट बुक कर लिए जाते हैं। मार्च के अंत में ट्रंप ने पावर प्लांट पर ये हमला होगा, अब ये वाली बात कही थी। तेल कई बार स्विंग हुआ, 10 से 14% तक का फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिला, और यहां ऐलान से ठीक 18 मिनट पहले तेल में जमकर ट्रेडिंग की गई, और जाहिर है इससे भी जिन लोगों को मुनाफा बनाना होगा वो बना चुके होंगे। उस दौरान 47 मिनट बाद
उन्होंने शांति की बात की और फिर तेल के दाम डाउन हो गए। अब 7 अप्रैल की बात देखिए, ट्रंप ने ब्लॉकेट बढ़ाने की धमकी दी थी तो तेल के दाम सीधे सीधे $126 तक पहुंच गए और फिर 2 हफ्ते तक सीज फायर बढ़ाने की बात की, तेल की कीमतें फिर 15% तक गिर गईं। और अब इसी हिसाब से आप अगला भी देख लीजिए। मतलब ये एक पैटर्न है जो आपको तारीख दर तारीख दिखाई देगा। 20 मई को ट्रंप ने कहा सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर चल रहा है, इसका कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तेल की कीमतें 3% तक बढ़ गईं और फिर ट्रंप ने कहा जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा और तेल के दाम 6% तक गिर गए। ये जो लगातार एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ईरान के साथ बात बनेगी नहीं, लगातार नेतन्याहू उनके सिर पर सवार हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि ना इसको तो अंजाम तक पहुंचाना ही है। इस बीच में इस तरह के फ्लक्चुएशंस अपने स्टेटमेंट से लाकर क्या वो कुछ लोगों की, कुछ इंडिविजुअल्स की अपनी जेबें, क्योंकि उनके ऊपर तो ये तक आरोप है कि उन्होंने यूएस की ट्रेजरी तक से पैसा निकालकर प्राइवेट इस्तेमाल तक में लगा दिया और इस तरीके से वो पैसा बनाने की कोशिशों में। प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये इसीलिए किया जा रहा है? बात नहीं बन रही है तो कम से कम पैसे बन जाएं। देखिए, मैंने देखा है 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब संडे या सैटरडे संडे को वीकेंड्स में ये बातें होती हैं और लगता है कि कुछ निकलेगा, फिर वो अबैंडन हो जाती हैं। तब तक मंडे को प्राइस मार्केट बढ़ जाता है, तेल के दाम घट जाते हैं। तो ये पूरी तरह से मुझे लग रहा है एक मार्केट मैनिपुलेशन भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है वो भी इसको नोट कर चुका है कि ऐसा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप ये कहें इसमें एक डील तो चल ही रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप का अगर आप इतिहास भी देखेंगे, क्यूबा पर जो अभी चल रहा है घेरेबंदी उसकी, राष्ट्रपति ट्रंप 90 के दशक में 96 में क्यूबा के हवाना में या क्यूबा में वो भी एक रियल एस्टेट डील कर रहे थे और इसका खुलासा हुआ था जब वो इलेक्शन लड़ने लगे थे। यही नहीं, वो स्कॉटलैंड गए, वो गाजा में कहते थे कि हम सी फ्रंट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो 2 उनके सबसे विश्वास पात्र हैं, जो हर जगह डील में जाते हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट यहाँ रहते हैं। तो ये सिर्फ ये कह देना कि वॉर एक डिप्लोमेसी है, नहीं, अमेरिका के लिए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये एक डील भी है और वो इकोनॉमिक डील है। उसमें पर्सनल मुनाफा कितना क्या होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो है कि ये डील जो है वो इकोनॉमिक या पर्सनल बेनिफिट के लिए भी अमेरिका में किया जा रहा है और इसको सब कोई नोट कर रहा है। सिर्फ हम आप ही नहीं कर रहे हैं, सबको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह के हालात हैं, ये इस टाइप के जो मूव्स हैं वो अगले 3 महीने 4 महीने तक चलेंगे। हॉर्मुज खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा, चाइना के तेल जाते रहेंगे। 48 घंटे पहले हमने देखा करीब 25 तेल के टैंकर्स वहां से निकले। इस मामले में नहीं है प्रोफेसर अमिताभ, आपको याद होगा वो टैरिफ वाले अनाउंसमेंट जब उन्होंने किए थे, फिर बाद में चाइना को छोड़कर बाकी सबके लिए कह दिया था कि 90 दिनों तक का वक्त इसके लिए मिला हुआ है। तब कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्केट में सबसे ज्यादा मूवमेंट उस दौरान देखा गया था, क्योंकि वो तमाम लोग जो टैरिफ को लेकर पहले एंटिसिपेशंस कर रहे थे, बाद में उनको लगा नहीं यहां पर नहीं होने वाला है। तो ये क्या ये सब कुछ जो दुनिया में घट रहा है, इसके पीछे एक मेजर डोनाल्ड ट्रंप के कम से कम कदमों के पीछे एक बड़ा कंसिडरेशन, बल्कि कह लीजिए केवल कंसिडरेशन क्या मार्केट होता है, या ये समझा जाना चाहिए कि नहीं वो लगे हाथ वो अपना ये वाला काम भी कर लेते हैं। जरा ये भी समझिए किस तरीके से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसे कमाए जाते हैं। दुनिया को जो लगता है ये तो बड़ा स्वतः स्फूर्त है, स्वाभाविक तरीके से हो रहा है, वो असल में एक बड़ा गेम चल रहा होता है और ये कई तरीकों से होता है। कुछ एक तरीके मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। एक होता है पंप एंड डंप, पहले बढ़ाओ और फिर उसके बाद प्रॉफिट कमा के उससे निकल जाओ। सर्कुलर ट्रेडिंग भी उसी का एक हिस्सा होता है, आगे बताता हूं आपको। स्पूफिंग, फेक ऑर्डर्स, पहले आप कह दीजिए कि ना उस दिन के लिए बुकिंग कर दीजिए, इतने शेयर हम खरीदने वाले हैं, और बाद में जब पूरी दुनिया को ये लगे कि बड़ा प्रॉमिस है इसमें, तो लगता है पूरी दुनिया इस तरफ भाग रही है, देखिए पहले से बुकिंग हो रही है, एन पहले आप उसको बगैर खरीदे निकल जाएं। तब तक वो लोग जो ये समझकर कि नहीं आप गए हैं, हो सकता है इसमें बड़ा प्रॉमिस हो, वो लोग असल में उनका एक तरीके से जिसको कहते हैं कट चुका होगा, लेकिन उनको बड़े बड़े बाद में समझ में आएगा। पेनी स्टॉक्स इसी तरीके से कई बढ़ाने के काम होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर से किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि अमुक दिन ये हो सकता है, खरीद लो, और तब तक वो जो है वो शेयर बढ़ गया, उसको फायदा हो गया। शॉर्ट मैनिपुलेशंस, ये सब वो तरीके हैं जिनसे शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया जाता है। और क्या इसी तरीके से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मार्केट मैनिपुलेटिंग स्टेटमेंट्स न जाने कितने बार करार दिया जा चुका है
क्या डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसके पहले उसके पीछे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल उनकी ये मार्केट मैनिपुलेशन की होती है, या तमाम दुनियादारी जब चल रही होती है तो वो इतने प्रबुद्ध हैं, इतने प्रूडेंट हैं कि उसमें से अपना मुनाफा कमाना भी जानते हैं? ये हम समझेंगे। पहले जरा देख लीजिए पंप एंड डंप क्या होता है। शेयर मान लीजिए कि 10 रुपए पर खरीदा गया और अफवाह फैला दी गई, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग। शेयर 45 रुपए तक पहुंच गया। ये प्रॉमिसिंग करके असल में उसका कोई सॉलिड बेस नहीं था, एक र्यूमर उड़ाई गई, 45 तक पहुंचा दिया गया। और बाद में क्या होगा? बाद में ऑपरेटर ने इसको बेच दिया, और ऑपरेटर ने अगर इसको बेचा, मान लीजिए 8 रुपए तक पहुंच गया, तो 37 रुपए कमाकर अगला निकल लिया इसी र्यूमर में। अब जरा सर्कुलर ट्रेडिंग देखिए, कई अकाउंट एक ही शेयर को बार बार खरीदते बेचते हैं, वॉल्यूम पर असर पड़ता है इससे, और लगता है अरे बड़ी एक्टिविटी हो रही है तो बहुत प्रॉमिसिंग है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और ज्यादा उसकी कीमतें जो हैं स्काई रॉकेट होती हैं। और जब वो एक जगह पहुंच गई, इनको लग गया कि हाँ यहां पर हम पहुंचाना चाहते थे, उसी समय प्रॉफिट बुक किया, निकल गए। और बाकी लोग जो लगाए हुए थे पैसे, जो इसको जेन्युइनली मूव कर रही है, एक प्राइस समझते हैं एक शेयर की, वो तब तक जाहिर है उनको एक तरीके से बेवकूफ बनाया जा चुका होता है। सर्कुलर ट्रेडिंग। ये नेक्स्ट दिखाइए, पंप एंड डंप सर्कुलर ट्रेडिंग। ये मैंने जैसे आपको बताया कि शेयर को पहले कई बार बेचा खरीदा गया, और उसके बाद जब ये लोगों को लगने लगा कि ये तो जेन्युइन इसमें मूवमेंट हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, लोगों ने बुक किया, तब तक वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए। स्पूफिंग, फेक ऑर्डर्स, बड़ी बाय ऑर्डर डाल दी जाती है ताकि लगे कि भारी खरीदारी आने वाली है, और जब ये लगता है कि भारी खरीदारी आने वाली होती है, और वो जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं इसको असल समझकर वहां तक जाते हैं, लोग खरीदारी शुरू करते हैं, तब तक एन पहले असली ट्रेड से पहले बड़े ऑर्डर हटा दिए जाते हैं, और यहां पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बड़ा नुकसान हो चुका होता है। अब पेनी स्टॉक, छोटे शेयर जिनमें लिक्विडिटी कम होती है, छोटी कीमतों के, ऑपरेटर धीरे धीरे इनकी कीमतें बढ़ाते हैं, फिर अचानक कहा जाता है अब तो ये मल्टी बैगर होने की तरफ जा रहा है, देखिए किस तरीके से सॉलिड रॉकेट बना हुआ है। और जब तक लोगों को लगता है कि वाकई ऐसा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे मछली की तरह फंस जाते हैं, और वो जो मैनिपुलेटर होता है अपना काम करके निकल लेता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, किसी को पहले से पता होता है कि कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, अब ये कोई अंदर का आदमी होता है, भितरिया समझ लीजिए, और उसको पता चलता है, वो बाहर इसको लीक कर देता है, और लीक कर देने पर वो जाहिर है, वो जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, जिन लोगों को पता चलता है वो शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, ये ऊपर जाता है, उसके बाद वक्त आने पर इसको बेचकर निकल जाया जाता है। खबर आने पर भाव बढ़ा और ऑपरेटर ने बेचकर प्रॉफिट बुक कर ली। इसी तरीके से शॉर्ट मैनिपुलेशन, बड़े खिलाड़ी पहले शॉर्ट सेल करते हैं, और ये तो अक्सर इस दौरान अमेरिका में होने की बातें हुई हैं, और फिर डर फैलाया जाता है, अरे 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 ये तो गया, और तब तक जाहिर है इसी उहापोह का फायदा उठाकर अपने पैसे बनाए जाते हैं, और मैनिपुलेटर जो है वो चलता बनता है अपने पैसे। अब ये जो तमाम तरीके हैं, दुनिया इसको जानती है, जाहिर है मासेस ना भी जाने तो वो लोग जो इसमें डील करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या अब दुनिया में भी ज्यादातर लोगों को यह समझ में आने लगा है कि ये ट्रंप कर क्या रहे हैं? और क्या ये माना जाए कि ट्रंप जब कुछ कर रहे हैं तो उनका पहला कंसिडरेशन यही होता है पैसे कैसे बनाए जाएं, या वो इतने चालाक हैं कि दुनिया में होने वाली एक्टिविटीज से पैसे कैसे बनाने हैं ये भी उनको आता है? आशीष, कैसे देखना है इसको? चीज़ें दिनेश जी पिछले 2.5 महीनों में ये कंसिस्टेंट रही है। पहला कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कथनी में और करनी में बहुत अंतर रहा है, और जो आपने पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किया, ये आप एपिसोड बाय एपिसोड, डे बाय डे, वीक बाय वीक मार्केट एनालिसिस विज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स रहे हैं उसको आप क्लियरली देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कुछ किया है 28 फरवरी के बाद से इजराइल के साथ में मिलके, वो शुरुआत की वजह दोनों साइड्स की अपनी हो सकती है, इजराइल और ईरान की, लेकिन जो उसका प्रोसेस रहा है, स्पेसिफिकली जो टैक्टिकल लेवल पर मिलिट्री प्रोसेस रहा है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो डिप्लोमेसी का प्रोसेस रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियल और शैलो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों साइड से नहीं देखने मिले हैं। ज़्यादातर आपने चीज़ें देखी होंगी, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर 24 से 48 घंटे में एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। बेसिकली कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी निगोशिएशन, कोई भी पीस डील एक दिशा में जब तक नहीं बढ़े, जब तक वो आगे प्रोग्रेसिवली नहीं बढ़े, वो नहीं पहुंच सकती। जब भी ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कोई और नया शगुफा छोड़ देता है। और एग्जैक्टली अभी लेटेस्ट शगुफा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बाकी मिडिल ईस्ट के देशों को, वेस्ट एशिया के देशों को, कि वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करें।
पूरे वीकेंड पे उन्होंने पोस्ट करके ये कहा है, और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा पोस्ट है। ये पोस्ट नहीं है, ये एस्से है, कम से कम 45 से 50 लाइन का उनके ट्रूथ सोशल पर। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वीकेंड में शनिवार रविवार को हमने आगे मैं आशीष आपने प्रीएम्प्ट कर दिया है। एक्चुअली मैं ये अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जाने वाला था, और मुझे तो ये लग रहा है इसमें भी तो कहीं शर्त नहीं लग रही होगी, इसमें भी कहीं सट्टा बाजार एक्टिव तो नहीं हो गया होगा कि पाकिस्तान साइन करेगा कि नहीं, सऊदी साइन करेगा कि नहीं, और इसमें क्या भाव पता नहीं मिलना शुरू हो गया। अब ये भी एक, लेकिन मैं एक पिनाक सर के पास बात समझने के लिए जाना चाहता हूं। पिनाक सर, दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहीं पर भी ढूंढ ली जाती है, क्या यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि हो सकता है कई लोग ये भी कहें कि ईरान के अंदर के लोग भी मिले हुए हैं। मसलन हो सकता है कोई कह दे कि ये देखिए अब्बास अराक्ची और कालीबाफ ये कह रहे हैं कि हम तो मान सकते हैं, लेकिन जाके मुस्तबा से पूछना पड़ेगा, हो सकता है वो मना कर दें, वरना यूरेनियम। इससे भी हो सकता है कुछ स्पेकुलेशंस पैदा हो मार्केट में। तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, या एकदम सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और शंका की कोई गुंजाइश नहीं कि ये जानबूझकर दुनिया के मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, खेल खेला जा रहा है? देखिए, आपने जो डेटा प्रेजेंट किया है उसमें अगर कोई देखे वो समझेगा कि ये युद्ध ही मार्केट मैनिपुलेशन के लिए किया गया। पर मैं नहीं समझता कि वो ओरिजिनल गोल था। ओरिजिनल गोल तो जियोपॉलिटिकल था, और वो जो न्यूक्लियर जो था वो तो काफी पुराना मतलब मुद्दा है कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, ये था, JCPOA बना था। पर इसका फायदा जरूर स्टॉक मार्केट में लोग उठा रहे हैं, और पता नहीं क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, उनके इर्द गिर्द जो उनके खास लोग हैं वो भी बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। देखिए, ये बात अमेरिका में भी लोग समझ रहे हैं और कह भी रहे हैं, और चर्चा भी हो रही है कि ट्रंप साफ फायदा उठा रहे हैं युद्ध का। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। ये सब लोग कह तो रहे हैं, पर प्रूफ कहां है? क्योंकि वो तो जियोपॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, वो तो कहेंगे भाई मैंने तो जियोपॉलिटिकल डिसीजन लिया है, और वो उनका जो मेथड है ऑफ नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी, इसको हम डिसरप्टिव डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं आजकल, कि वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कह देते हैं। तो ये आपको जो उनसे नेगोशिएट कर रहा है, जैसे ईरान, वो उसको मतलब अनसर्टेनिटी में डालते हैं, और उसको दिखाते हैं कि ये नहीं मानोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा। पर शायद उन्होंने ईरान को मतलब शायद अंडर एस्टिमेट किया है। ईरान भी कोई छोटी मोटी मतलब चीज नहीं है, इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। उनको नेगोशिएट करने का तरीका हजारों साल से उनके पास है, वो जो हेरिटेज जो है, तो वो भी जानते हैं, तो वो भी वही गेम खेल रहे हैं। पर बेसिकली अभी जो नेगोशिएशन चल तो रहा है। आप जो ये कह रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक चीजें हैं जो साथ में डील के तौर पर कनेक्ट कर ली जाती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी डील मेकर के अंदाज वाले आदमी हैं। वो नेता कम हैं, बल्कि डील पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन सर, अब ये आप जो कह रहे हैं ना, सबूत क्या है? अब देखिए, 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था। हालांकि इसका इस वर्तमान मिडिल ईस्ट वाली क्राइसिस से लेना देना नहीं है, लेकिन तब ये टैरिफ वाले मामले चला रहे थे दुनिया भर में, और उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था ये खरीदने का बेहतरीन समय है। और फिर कुछ ही घंटों बाद उन्होंने लगभग सभी टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की थी, और इसमें शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल आया था। तो फिर क्या ये अपने आप में इस बात के सबूत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कंसिडरेशन, या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा महत्वपूर्ण आदमी, इस दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला आदमी, अगर कोई मूव कर रहा और उसके आसपास जो लोग हैं, उन मूव्स को समझते हुए बाजार पर कैसा क्या असर पड़ेगा, उधर से अपनी चालें चल रहे हो और पैसे कमा रहे हो, तो क्या ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए, या असल में यही किया जा रहा है और ये बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये यही मेनली यही कंसिडरेशन है जिसको ध्यान में रखकर ये चीजें की जाती हैं? इस पर एक बार फिर लौटता हूं, क्योंकि कुछ एक चीजें हैं जो अनुत्तरित लग रही हैं मुझको। लेकिन ईरान युद्ध से वैश्विक महामंदी का खतरा कहा जा रहा है आएगा। 1.5% से 2% तक गिर सकती है वैश्विक विकास की दर। तो जब ये खेल चल रहे हैं तो कुछ इंडिविजुअल्स तो अमीर होंगे, लेकिन इस उहापोह में क्या दुनिया एक बड़ी मंदी के भंवर में फंस जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या कार्तिकेय काले सर, क्या ये होता हुआ दिख रहा है?
देखिए डेफिनेटली अगर एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट होंगे तो जो प्रोडक्शन साइकिल्स हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ना इसको आप ऐसे भी देखिए कि हम तब से जब हम इकोलॉजिकली या हम एनवायरमेंटली वर्ल्ड को देख रहे हैं, हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि हम जो जिस तरीके से एनर्जी को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं उससे जो है डेफिनेटली एक दुनिया पे एक अलग तरीके का एनवायरमेंटल पे एक अलग तरीके का प्रेशर है, और उसके बारे में बहुत एनवायरमेंटलिस्ट बोल भी रहे हैं, और फ्यूचर के लिए वो बहुत खतरनाक सर हमारी इकोनॉमी बल्कि विश्व की इकोनॉमी का जो मॉडल अभी चल रहा है वो इनडिस्क्रिमिनेट कंज्यूमरिज्म का ही चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर अगर वो चल रहा है तो उस पहिए को तो चलने देने के लिए आवश्यक है कि कम से कम ये एनर्जी ना रोकी जाती। अब अगर ये है तो क्या महामंदी का खतरा है और ये इनएविटेबल है क्या? ये खेल कुछ इंडिविजुअल्स को तो अमीर बना जाएगा मार्केट पे मैनिपुलेशन समझने वालों को, लेकिन क्या वर्ल्ड एट लार्ज एक बड़ी समस्या की तरफ बढ़ता जा रहा है? डेफिनेटली वो तो बढ़ेगा ही दिनेश जी। देखिए तो क्या वक्त रहते अपना पैसा कमाकर ये लोग विश्व को बचा लेंगे? नहीं तो भैया राजपाट क्या कंकालों के ऊपर तो होता नहीं है। अगर आपको सिंहासन लगाना है तो उसके लिए प्रजा भी तो चाहिए। तो ये जो राजा बनने की ख्वाहिश वाले लोग हैं, ये प्रजा को बचा के रख लेंगे या प्रजा तो बेचारी जान से जाएगी आके? दिनेश जी, इरादों पे दुनिया चलती नहीं है, दुनिया कर्म पे चलती है, यानी काम दिखना चाहिए जमीन पे। वही जब मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था, इरादे बहुत नेक है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, परंतु जमीन पे कुछ काम नहीं दिख रहा है। क्यों कह रहे हैं ये काले सर? जरा देखिए वैश्विक महामंदी का खतरा कैसे दिखाई दे रहा है और कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब यहां ब्रेंट क्रूड, ये लगातार आप जो सुनते हैं, ये ब्रेंट क्रूड की बढ़ती कीमतें अगर ऐसी ही बनी रही तो महामंदी को कोई रोक नहीं सकता, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं। अब इसी में आप ये महामंदी में ये देखिए वैश्विक विकास की दर अभी से ये अंदेशे हो गए हैं कि 1.5% से 2% के बीच में ये रह सकती है। तो ये भी अंदाजा लगने लगा है कि ये खिलाड़ी जो खेल खेल रहे हैं उससे दुनिया की गत होने क्या वाली है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे, खाद की कीमतें भी साथ साथ बढ़ने वाली हैं, और खाद की कीमतों में तो बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। ये 37-40% के आसपास अगर कीमतें बढ़ गई। नेक्स्ट दिखाइए, उर्वरकों की कीमत में 31% तक की भारी बढ़त अभी हो चुकी है। तो अगर ये हो गया है तो फिर समझिए खाद्यान्नों की कीमत का, भुखमरी के हालात, मंदी तो अपनी जगह, भुखमरी वाले हालात, फर्टिलाइजर महंगे होने से खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी वाले हालात बनेंगे। एंटोनियो गुटरेस बहुत दिनों पहले ये बात कह चुके हैं, लेकिन क्या वो मार्केट मैनिपुलेटर्स जो अपनी जेबें भरने में लगे हैं उनको इससे मतलब है? जेट फ्यूल की कमी से किराए में 25 से 30% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है, और ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि अर्थव्यवस्था का जो पहिया लगातार घूमता रहा अब वो चरमरा कर रुक सकता है, बल्कि रुकने लगा है। तेल की किल्लत के चलते बहुत सी उड़ानें रद्द हुई। अब उड़ाने को तो छोड़ दीजिए, अब तो जमीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक के मुताबिक ऊर्जा की कीमतें इस साल 24% तक बढ़ सकती हैं। अब ये 24%, आप जानते हैं हर एक चीज को ढुलाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो एक चीज जहां होती है वहां से निकलकर जब कंज्यूमर तक पहुंचेगी उसकी कीमत में क्या अंतर, इसका कितना रिफ्लेक्शन होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। और इधर देखिए, उधर क्या चल रहा है? उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। मेटुला शहर में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है, अभी अभी की खबर है ये, और आशीष ने आपके लिए ये खबर यहां भेजी, मैं इसको फ्लैश कर रहा हूं। आशीष इसके बारे में और बताएंगे। तो ये तस्वीरें भी जरा यहां पर देख लीजिए। आशीष एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए, ये एक और हिजबुल्लाह के अटैक की सीरीज है। वहां पर रेजिस्टेंस लगातार चल रहा है, भले ही पीस की बातें हो रही हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मेन ईरान और इजराइल और ईरान और यूएस के बीच में अगर रुक भी जा रहा है तो ये फ्रंट भले ही थोड़ा कम, लेकिन ये लगातार एक्टिव रहा है। और उसमें से एक और ये तस्वीर है, ये बेसिकली मेतुला जो इजराइल के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है, ये टाउन। यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनका कहना है कि नए सेटलमेंट्स बनाए गए हैं इजरायलियों द्वारा, और वो उन सेटलमेंट्स को, यानी उन घरों को, उन स्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि इजरायलीज के हैं। और एफपीवी ड्रोन तो हम लगातार पिछले कई हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये असिमेट्रिक वॉरफेयर में न केवल ईरान बल्कि हिजबुल्लाह के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बहुत इरिटेंट के तौर पर, एक रेजिस्टेंस के तौर पर ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है। एक और चीज़ मैं दर्शकों को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने एक नया पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास में, जो कि कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है,
वो ड्रोन्स में अब नाइट विजन डिवाइसेस के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि इजरायली फोर्सेस के खिलाफ उनको ऑपरेट करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। ये सस्ते नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है कि नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ में, थर्मल कैपेबिलिटी के साथ में अगर वो ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे तो आईडीएफ के खिलाफ उनके लिए एक नया टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जो ऑन ग्राउंड काफ़ी असर दिखाएगा। हिजबुल्लाह की तकनीकी क्षमता बढ़ी, यही जो बात कही जा रही है अभी आशीष की तरफ से। थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, दक्षिणी लेबनान में ड्रोन से अटैक हो रहा है। तो क्या ये सारी सप्लाईज जो हैं ईरान की तरफ से जा रही हैं इनको? बिल्कुल, न केवल ईरान की तरफ से, बल्कि आप अगर एक पूरा हिजबुल्लाह का और साथ ही साथ बाकी जो हुतीज हैं, बाकी जो प्रॉक्सीज हैं, उनका फंडिंग मैकेनिज्म आप देखेंगे पिछले कई सालों में वो लगातार, ईरान तो मेन फंडिंग कर ही रहा है, लेकिन जो फंडिंग मैकेनिज्म है, चाहे वो क्रिप्टो हो, तो ये नाइट विजन कैमरे से ही ली गई तस्वीर है ये? एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट वही तस्वीर है, ये कोई रेफरेंस इमेज नहीं है, ये एग्जैक्ट वही तस्वीर है जो हिजबुल्लाह अभी आजकल नए थर्मल डिवाइसेस के साथ में, नाइट विजन के साथ में ये ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ये अभी तक आईडीएफ वाले हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं? एग्जैक्टली ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं जो रात के समय ऑपरेट कर रहे हैं, और जाहिर है इसके पीछे मंशा यह होती है कि रात के अंधेरे का भी फायदा उठाया जा सके। लेकिन नाइट विजन वाले जो ड्रोन्स इनके पास हैं, तो ये तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इनको बहुत बड़ा एक तरीके से लेवरेज मिल जाएगा। एग्जैक्टली आप ये मानिए कि जो आईडीएफ को रोकने की इनकी क्षमता थी, वो अगर दिन में 12 या 14 घंटे वो कर पाते थे, तो अब 24 घंटे कर कार्तिकेय सर का कमेंट जल्दी से सर। नहीं, देखिए, थर्मल और आईआर का यूज तो हर वॉर में होता है, एंड आईडीएफ इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आईडीएफ ऑलवेज ऑपरेट्स विद एनवीजीज। उनके सारे के सारे नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल जो हैंड हेल्ड थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं उनके साथ ऑपरेट करते हैं, और इंडियन आर्मी भी ऑपरेट करती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। परंतु हाँ, एक जो सही बोला गया है आशीष जी ने कि एक हिजबुल्लाह जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लाता है तो डेफिनेटली उनकी क्षमता जो है बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अगली खबर देखिए जरा, यहां प्रतिबंधों में ढील पर यूनाइटेड स्टेट्स की शर्त आई है सामने। यूरेनियम डील से ही बैन हटेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। डील के मसौदे में 60 दिन की डेडलाइन, 60 दिन में यूरेनियम सरेंडर करे ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। डील पर सीएनएन के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो पहले यूरेनियम से कम पे काम नहीं चलेगा, अब चलो 60 दिन ले लो। क्या ये धीरे धीरे बढ़ाकर थोड़ा और जाएगा? इस दौरान क्या कई डीलें हो जाएंगी, मार्केट मैनिपुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अमिताभ, ये आपको इसका कल्मिनेशन क्या दिखाई दे रहा है? हम ऑलरेडी कल्मिनेशन देख रहे हैं या कल्मिनेशन आना बाकी? देखिए, इसका कल्मिनेशन अगर आप 2017 से देखें, जब से ट्रंप ने जेसीपीओ विड्रॉ किया है, तब से शुरू हुई है। ईरानियों को ट्रंप पे विश्वास नहीं है। एक तो गुड इंटेंशन में 2015 में जेसीपीओ हुआ, बराक ओबामा के समय सब लोग उस पर अग्री कर गए, उसके गारंटर्स बने यूरोपियन स्टेट्स। लेकिन उसके बाद भी ये जेसीपीओ के अबैंडन करने के बाद जो ईरानियों का विश्वास था वो पूरी तरह से हट गया, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रंप धीरे धीरे किसी न किसी तरह इजराइल के साथ मिलकर उनको अटैक करना चाहते हैं या उनको परास्त करना चाहते हैं, और यूरेनियम उनके लिए बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड था। एक तो देखिए, इजराइल जो एक न्यूक्लियर पावर है, वो ये नहीं चाहता है कि कोई और दूसरा न्यूक्लियर पावर वहां बने, और इजराइल ने ये अभी नहीं, पहले भी इराक को में बॉम्बिंग की है। जब सदाम हुसैन थे, उनके न्यूक्लियर प्लांट को, वहां इंस्टॉलेशन को क्षति पहुंचाई थी। तो इजराइल ये कभी नहीं चाहता है कि बैलेंस ऑफ पावर वेस्ट एशिया में बिगड़े। लेकिन इस समय जो न्यूक्लियर डील के अराउंड सारा ये मजमू घूम रहा है, उसको देख के यही लगता है कि ईरान का ये लास्ट समझिए एक तरह से अग्रीमेंट का लास्ट पॉइंट होगा कि वो न्यूक्लियर जो 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है उसको सरेंडर करेगा, और जितने भी सिविलियन हो या वेपनाइजेशन प्रोग्राम हो न्यूक्लियर के, उसको वो अबैंडन करेगा। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह इजीली ईरान, जब तक वो सारी शर्तें नहीं हो जाएंगी कि उनको वॉर कंपनसेशन मिल जाए, लेबनान में वॉर खत्म हो जाए, सैंक्शंस हट जाएं, तब वो जाके इस पर एग्री करेगा, क्योंकि उनके पास इस समय अभी और कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है न्यूक्लियर डील और होर्मुज के अलावा। राइट, तो अगर ये हालात हैं तो समझौता हो रहा है क्या? आप तमाम दर्शक अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन समझौते पर एक बड़ी खबर आई है, वो आपको दिखा देता हूं। ट्रंप ने डील के लिए 5 दिन का वक्त और दिया। ये थोड़े दिन में आखिरी बार मैं दे रहा हूं आपको ये वक्त, ये वो हो रहा है। और फिर से जैसा उधार देने वाले अक्सर उधार वसूलते समय कहते हैं, ये हफ्ता आखिरी है वरना फिर देख लीजिएगा। तो ये बहरहाल देखिए, डील पर 5% सहमति बनना बाकी, रिपोर्ट बता रही। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर आई है कि सहमति बस बनने ही वाली है, और यहां 5 दिन का वक्त और दे दिया गया है। ट्रंप ने डील के लिए 5 दिन का वक्त और दिया, और डील पर 5% सहमति बनना बाकी है। मतलब इसका क्या 95% सहमति बन चुकी है?
ये भी है। और फॉक्स न्यूज के हवाले से ये खबर आ रही है, कितना रिलाय किया जाए इस पर पिनाक सर? देखिए, ये वही चीज जो चल रही है कि कैरेट एंड स्टिक। 5 दिन दे रहा हूं, इसके बाद मैं बमबारी शुरू कर दूंगा। उधर क्लिप्स दिखा दिए कि रिफ्यूअलिंग हो रहा है क्राफ्ट का, हवाई जहाज दिखा दिए, उसके बाद शिप्स दिखा दिए कि हम फिर मारेंगे आपको। तो इस तरह की धमकी जो वो देते रहते हैं, वो ईरान समझ गया है कि ये धमकी वो ज्यादा दिन तक नहीं दे पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है जो डील है अभी 2 हिस्सों में बट गया है। एक तो रहा हॉर्मूज और दूसरा रहा न्यूक्लियर। मुझे लगता है हॉर्मूज पे डील मतलब थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है हॉर्मूज खुल जाए, क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रही है। और ये 2 चीजें अमेरिका एट लार्ज को हो रही होगी सर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो क्रोनी कहे जाते हैं उनकी तो जेबें गर्म हो रही है ना सर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर आपका कमेंट लेना है, वक्त एकदम कम बचा है, इसलिए मैं चाहता हूं वो खबर दिखा दूं और आपके पास आऊं। डील फाइनल होने के दावे को तेहरान ने खारिज किया है, ये खबर देख लीजिए। ईरान ने न्यूक्लियर डील जल्द साइन होने से इनकार किया है, समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं। इस्माइल बगाई की तरफ से ये बयान आया है, डील जल्द होने का दावा गलत है। इस्माइल बगाई ने कहा न्यूक्लियर समझौते पर अभी सहमति बाकी है। इस्माइल बगाई ने कहा, इस्माइल बगाई को क्या मालूम, या हो सकता है मालूम भी हो कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं ताकि अभी वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकें। अगली खबर देखिए, ये तो मैंने आपको बताया, इस्माइल बगाई कह रहे हैं कि अभी कोई डील नहीं होने वाली है। और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान आया है, हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं। पेजेश्कियान ने कहा पूरे क्षेत्र को स्थिर नहीं करना चाहते, समझौता ईरान की मर्यादा की कीमत पर नहीं होगा, पेजेश्कियान ने यह भी कहा। अब जरा ये भी देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ईरान डील पर एक और बड़ी खबर, डील पर मुस्तफा ही आखिरी फैसला लेंगे। डील पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही डील संभव है। अब ये भी देखिए जरा, ये अब अगली खबर दिखाइए, ये जो कहा जा रहा है अब्राहमिक अकॉर्ड, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और इससे ये देखिए खबर क्या है, शनिवार की वार्ता से पहले ट्रंप का बयान, अब्राहम समझौते पर साइन के लिए बात की वार्ता में भाग लेने वाले देशों से हमने बात की है, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर की बात कही है। और हालांकि बताया जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही तो फोन लाइन पर कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे वो कई सन्नाटे में आ गए, उनकी तरफ से बात नहीं हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आप लाइन पर हैं क्या? पिनाक सर, वक्त एकदम नहीं बचा है, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान इस पर समझौते पर दस्तखत करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं करेंगे जब तक ईरान का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है। कोई भी नहीं करेगा और कोई नहीं करने वाला है, जो कर चुके अब और मुझे लगता नहीं है करेगा। इस तरह की धमकी से कोई देश जो है साइन नहीं करता है। तो ये ऑटोनोमस इंस्टिंक्ट। तो बड़ा दिलचस्प, अगर ये बात सामने आ सके कि इसके बाद असीम मुनीर ने क्या कहा होगा डोनाल्ड ट्रंप से कि आप मुझे इस तरह की बातें लाकर फंसा क्यों देते हैं। ये बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका।